बहुत धन्यवाद। बहुत आपका वक्तव्य जैसा नहीं बल्कि एक संवाद जैसा था मुझे लगा। आपने जिस तरह से अपनी बातों को हमारे साथ साझा किया कि फ़िल्में देखकर हम लोग बड़े हुए हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा हैं। जब आपने बॉबी की कुछ वो सुनाई तो मुझे भी याद आ गया कि घर का तो माहौल ऐसा होता है, बड़े लोगों को कभी अच्छा नहीं लगता कि हम लोग लड़कियाँ पिक्चर देखने जाएं, पर कभी कभी कोई पिक्चर के किसी घटना से घर के बड़े भी इतने प्रभावित होते हैं कि हमारे बड़े भाई जो हैं वो पिता तुल्य हैं, बहुत बड़े हैं हमसे, और जब वो बॉबी देख के आए तो उनको सबसे अच्छा दृश्य लगा कि जब वो डिम्पल कपाड़िया आती है भजिया बनाते हुए और वो दरवाज़ा खोलती है और बेसन यहाँ लगा। इस चक्कर में उनने हम लोगों को देखने भेजा था। तो फिल्में इस तरीके से हमारे परिवार में, हमारे समाज में समाहित हैं। आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ आपके सहज वक्तव्य के लिए। और अब मैं जिस मुख्य जो हृदय है आज के कार्यक्रम का, समीक्षीय वक्तव्य, उसके लिए हमारी शरद जी को सादर आमंत्रित कर रही हूँ। अब वास्तव में वो अध्यक्षीय उद्बोधन के पहले होगा। जी, मैं शरद जी को सादर आमंत्रित कर रही हूँ कि वो अपनी समीक्षा कि वास्तव में पुस्तक क्या है ये हम जानेंगे अब। सबसे पहले तो मैं अपनी बहुत ही प्यारी छोटी सी गुड़िया सी बहन सुजाता, जो कि डॉक्टर भी है, डॉक्टर सुजाता मिश्र को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतनी अच्छी खूबसूरत किताब लिखने के लिए। मंचासीन परम आदरणीय हमारे संभाग के बहुत अच्छे प्रशासक, साहित्य मनीषी और सभी विषयों में समान रूप से दखल रखने वाले मुकेश शुक्ल जी, विशिष्ट अतिथि हमारी बहुत ही प्रिय मृदुल स्वभाव की डॉक्टर चंदाबेन, जब भी उनके पास जाओ तो बहुत ही आत्मीयता का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे बहन के पास ही पहुँचे हैं, अपनी बड़ी बहन से मिल रहे हैं। डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं। अगर किसी महिला के बारे में कहा जाता तो मैं यही कहती, सर्वगुण संपन्न। तो वैसे ही मेरे बड़े भाई डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी सर्वगुण संपन्न हैं। विभाग संभालते हैं, दो विभाग डीन रह चुके हैं। और यहाँ तक कि जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगी, जो मेरे फेसबुक से जुड़े हैं वो जानते हैं कि किस तरह से ये अमरूद के पेड़ पर चढ़ के अमरूद भी तोड़ देते हैं। मेरे सामने उपस्थित सभी साहित्य मनीषी विद्वज्जन, ये जो पुस्तक है हिंदी सिनेमा की स्त्री यात्रा, थोड़ा सा माइक कर लीजिए शरद, ठीक है जी। धन्यवाद साहिबा जी। माइक के बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। जी शुक्रिया। तो ये जो पुस्तक है इसको आप दो भागों में महसूस कर सकते हैं। देखने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, महसूस करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि भारतीय सिनेमा, हिंदी सिनेमा की बात की गई है और उसमें स्त्री की यात्रा की बात की गई है। ये दो पक्ष हैं जो समांतर रूप से आपको इस किताब में मिलेंगे। चूँकि मैं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हूँ, हमेशा मैंने स्त्रियों की बातें की हैं, अपनी बातें की हैं, अपनी बहनों की बातें की हैं, इसलिए मुझे विशेष रूप से ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी। और मैं कहूँगी कि ये बहुत आंदोलनकारी पुस्तक है, इसको तो ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। जैसे हमारे अभी कमिश्नर साहब ने, शुक्ला जी ने भी कहा कि इसको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये सिनेमा पर है, बल्कि इसलिए कि वह स्त्री की यात्रा को एक मनोरंजक ढंग से आपके सामने रखती है।
यहाँ अभी जिक्र आया था जयपाल सार्त्र जी का, फ्रेंच लेखक सिमोन द बोआर जिनकी शिष्या थी। जयपाल सार्त्र ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि जो स्त्री के अस्तित्व को नकारता है, अस्तित्ववादी लेखक थे वो, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो स्त्री के अस्तित्व को नकारता है वह इस संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। और हमारा दुर्भाग्य देखिए कि कुछ दशकों पूर्व तक गर्भ में स्त्री की पहचान करके और उसको विस्थापित कर दिया जाता था, उसको नष्ट कर दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। तो हमारा समाज कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा है कुछ दशकों पूर्व तक। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। जब से कानून बना और इस तरह की जांच पे रोक लगा दी गई, तब से स्त्री का अस्तित्व गर्भ में सुरक्षित होने लगा है। नहीं तो संकट तो वहीं से खड़े हो गए थे और ये संकट बहुत बड़ा था, जिसका परिणाम दिखने भी लगा था। जो रेशियो था पुरुष और महिलाओं का, जो अनुपात था पुरुष और महिलाओं का, वो घटने लगा था। उसमें बहुत बड़ा अंतर आ रहा था, बहुत बड़ी खाई आ रही थी। तो ये जो स्थिति है स्त्री की, उसको फिल्म के नज़रिए से, फिल्म के द्वारा सुजाता ने बहुत ही प्यारे ढंग से लिखा है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि सुजाता की अपनी एक मौलिक दृष्टि है जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि वो बहुत मेहनत से लिखती है। जो चीज़ मैं हमेशा अपने साथी लेखकों, साहित्यकारों, नवोदित साहित्यकारों, इन सब में पाना चाहती हूँ कि मेहनत से लिखा जाए, शोध से लिखा जाए और पूरी तरह से समर्पित होकर लिखा जाए। ये सारे गुण सुजाता में मुझे दिखाई देते हैं। और सिर्फ यही किताब नहीं, बल्कि इसके पूर्व जो किताब आई थी 18 समीक्षाएं, उसमें मैं इस बात को देख चुकी हूँ, अनुभव कर चुकी हूँ कि कितनी शिद्दत से, कितनी गंभीरता से उसने 18 समीक्षाएं प्रस्तुत की थी। और वही भाव, हाँ, यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि लगता है 18 के आंकड़े से सुजाता को कुछ विशेष लगाव है। पहली किताब थी 18 समीक्षाएं और इसमें 18 फिल्मों का चयन किया है। अब है तो ये गोपनीय बात, यहाँ पे ये नहीं डिस्कस की जा सकती, लेकिन 18 का आंकड़ा कुछ खास है। 18वें वसंत से कोई मामला हो, पॉसिबल है। बहरहाल ये जो पुस्तक है, इसमें सुजाता ने बहुत ही गंभीरता से एक एक फिल्म पर समीक्षात्मक टिप्पणियाँ की हैं। अब जहाँ तक समाज की बात आती है तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। ये भी कहा जाता है नारी अस्य समाजस्य कुशल वस्तुकारा अस्ति, अर्थात नारी समाज की कुशल शिल्पकार होती है। कहने सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है, लेकिन क्या कोई एक्सेप्ट करता है इसको? क्या कोई स्वीकार करता है? जब नारी एक शिल्पकार के रूप में समाज को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है तो एक के बाद एक बाधाएं उसके सामने खड़ी कर दी जाती हैं। अभी बहुत बड़ा मसला चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। बात बाधा की आई तो जो हमारी जो कुश्ती लड़ने वाली वो जो पहलवान बहनें हैं, वो किस तरह से प्रतिरोध कर रही हैं और अपने बारे में बता रही हैं, अपने शोषण के बारे में बता रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं। ये हमारे सामने एक ताज़ा उदाहरण है कि किस तरह से बाधाएं पहुंचाई जाती हैं उनके प्रगति के रास्ते पर, उनको किस किस स्तर पर समझौते करने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और यही सब हिंदी फिल्मों में भी आया है। एक आपने सभी ने हिंदी फिल्में शुरू से ही देखी हैं और हम में से तो कई ऐसे भी यहाँ पर मौजूद होंगे बंधु वर्ग में जो कॉलेज से, स्कूल से क्लासेस बंक करके और गए होंगे फिल्म देखने के लिए। निश्चित रूप से लड़कियाँ ऐसा काम कम करती थी, कभी कभी किया होगा। बहरहाल तो जब मैं पुरानी फिल्में मैं देखती थी और अभी भी देखती हूँ, कभी पुरानी फिल्में टीवी में आ जाती है, अच्छी लगती है मुझे, मैं देखती हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे जो उसमें लगती है, एक बड़ा टाइप्ड मामला रहता था कि एक हीरो
उसकी एक बहन होती थी बड़ी मासूम सी, भोली सी, और खलनायक उसको बेवकूफ़ बना लेता था और वो उस मतलब उसके खलनायक के अब्यूज़ का शिकार हो जाती थी। और उसके बाद एक पेटेंट डायलॉग होता था, अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और उसके बाद या तो वो नदी में कूद जाती थी, कुएं में कूद जाती थी, या फांसी लटक जाती थी। ये जो समाज की स्थिति थी उसको फिल्मकारों ने दिखाया। पहले यही माना जाता था और दुर्भाग्यवश अभी भी बहुत हद तक ये स्थिति है कि अगर कोई स्त्री बलात्कृत है तो मुंह उसी को छुपाना पड़ता है, अपराधी को नहीं। ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जबकि वो विक्टिम है, पीड़िता है, लेकिन उसको ही झेलना पड़ता है सब कुछ। और यही झेलने का जो भयानक स्थिति थी वो अतीत में थी कि उसको आत्महत्या कर लेनी पड़ती थी। यदि वो अविवाहित गर्भवती हो जाती है तो उसको आत्महत्या कर लेनी पड़ती थी। यही चीज़ फिल्म वालों ने अपनी पुरानी फिल्मों में दिखाया है, उससे कुछ अलग हट के नहीं दिखाया जो समाज में नहीं घट रहा था। जो समाज में घट रहा था वही वे भी दिखा रहे थे। कहने को तो स्त्री बायोलॉजिकल तौर पर एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर है, क्योंकि उसके पास संतान उत्पत्ति करने, गर्भ धारण करने की विशेष क्षमता है जो प्रकृति ने उसे दी है। लेकिन इस पर भी पुरुषों का कब्जा है। वह न अपनी इच्छा से गर्भवती हो सकती है और न गर्भपात करा सकती है। हर चीज़ के लिए उसको पुरुष की सहमति लेना जरूरी है, जबकि 9 महीने उसे ही गर्भधारण करना है। तो इस तरह के जो ये पुरुषवादी समाज की संरचना हुई, जाहिर है स्त्री दोयम दर्जे पर रही, सेकंड सेक्स ही रही, और इसलिए कदम कदम पर शोषण का शिकार होती रही। यदि वह स्त्री अकेली है तो हर लोलुप नज़र उसके जीने को मुहाल करने को तैयार रहती है, अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती है। और ये चीज़ दिखाई देती है मदर इंडिया में। मदर इंडिया में एक औरत है जो जूझती है, उसका पति तो पलायन कर गया मुसीबतों को के डर से, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। जैसे मैं उनको याद करना चाहूँगी, गैब्रियल गार्सिया मार्केस को। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि स्त्री जीवन का सौंदर्य है क्योंकि वह साहसी है। स्त्री जीवन का सौंदर्य है क्योंकि वह साहसी है। पुरुष जल्दी हार मान जाता है और अपनी हार का दोष स्त्री के सिर पर मढ़ देता है। ये गैब्रियल गार्सिया मार्केस ने कहा था। मुझे इसी तारतम्य में अपनी भी एक पंक्ति याद आ रही है, जिसका मैंने जिक्र अपने पहले उपन्यास पिछले पन्ने की औरतें के आरंभ में ही किया है, समर्पण के साथ ही। हर औरत के भीतर छिपी होती है एक और औरत। हर औरत के भीतर छिपी होती है एक और औरत। लोग देखते हैं सिर्फ बाहर की औरत को, लोग देखते हैं सिर्फ बाहर की औरत को। तो ये जो अंदर की औरत है, कई फिल्मकारों ने इस अंदर की औरत को देखा, पहचाना, उसकी क्षमताओं को दर्शकों के सामने लाने का साहस किया। इसमें जो 18 फिल्में चुनी हैं सुजाता ने, उसके अलावा भी कई फिल्में मुझे याद आई जब मैं ये किताब पढ़ रही थी, और स्वाभाविक है जब आप भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी फिल्में याद आने लगेंगी जो आपको प्रभावित की अपने जीवन में, और विशेष रूप से जो स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ: चक्र, दमन, बाज़ार, मंडी, रजनीगंधा, माया मेम साहब, फायर। ये सब ऐसी फिल्में हैं जो एक विशेष स्त्री विमर्श रचती हैं। अब बात स्त्री विमर्श की है तो यहाँ स्त्री विमर्श का मतलब किसी ऐसे संस्था या कोई मुहिम की बात नहीं है। स्त्री विमर्श को मैं मानती हूँ जब स्त्रियों के सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक दशाओं पर चिंतन किया जाए और उसको उसकी मौलिक अधिकारों के साथ स्थापना दी जाए, तो वही स्त्री विमर्श है। वो चाहे ग्रामीण स्त्री हो,
चाहे शहरी स्त्री हो, वह उच्च वर्ग की स्त्री हो या निम्न वर्ग की स्त्री हो, क्योंकि शोषण हर वर्ग की स्त्री को झेलना पड़ता है। स्वतंत्रता उसे कहीं नहीं मिलती है। और जब इस बात को मुखर होकर फिल्मकार कहता है तो वो विजुअल के साथ आने के कारण ज़्यादा प्रभावी बन जाता है और एक फिल्मकार का दायित्व भी बढ़ जाता है। यहाँ खतरे भी हैं क्योंकि उसको फिल्म चलानी ही, पैसे भी कमाने हैं। जैसा कि अभी शुक्ला जी ने कहा, बहुत पते की बात कही कि उसके अपनी सीमाएं होती हैं, उसको फिल्म से पैसा भी चाहिए। वह सिर्फ झंडा बरदारी नहीं कर सकता है, कोई मिशन या मुहिम नहीं चला सकता है, उसको पैसा भी कमाना होता है। और जब पैसा कमाने की बात छोड़कर कोई फिल्मकार फिल्म बनाने बैठता है और वो सिर्फ मुद्दे की बात करता है तो कई बार फिल्में सिनेमा घरों में आने से रह जाती हैं, वंचित रह जाती हैं। आती भी हैं तो बहुत जल्दी उतर जाती हैं, उन दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती हैं जिनको उसे देखना ज़रूरी है। जैसे इस किताब में एक फ़िल्म है पार्ज्ड, बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही संवेदनशील कथानक है। 3 ऐसी स्त्रियों के बारे में है जो ग्रामीण हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हैं और खुलकर जीना चाहती हैं। लेकिन क्या ये फिल्म उन तक पहुँचेगी? उनके जैसे, उनके समकक्ष महिलाओं तक पहुँचेगी? नहीं पहुँच पाती है। ये एक विडंबना है, लेकिन इसके लिए ज़रूर बधाई के पात्र हैं ऐसे फिल्मकार जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं और साहस से काम लेते हैं और इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उनको पैसे भी कमाने हैं। कहीं ना कहीं वो अपना घर फूंक तमाशा देखने को तैयार रहते हैं। इसमें जो 18 फिल्में हैं, मैं उनके यहाँ नाम गिनाना चाहूँगी आपको। मदर इंडिया, साहब बीबी गुलाम, बंदनी, निकाह, आखिर क्यों, मिर्च मसाला, अस्तित्व, डोर, इंग्लिश विंग्लिश, क्वीन, पास्ट, नील बटा सन्नाटा, एंग्री इंडियन गॉडेसेस, लिपस्टिक, अंडर माई बुर्का, पटाखा, गॉन केश, थप्पड़ और त्रिभंग। इनमें से अधिकांश फिल्में वैसे मेरी देखी हुई, फिल्में देखने का मुझे भी बहुत शौक़ है, लेकिन जो गॉन केश मैंने नहीं देखी थी, जिसको मैंने यूट्यूब में ढूंढ के और फिर देखा, क्योंकि बिना देखे मैं भी कुछ लिखना उस पर या सोचना उचित नहीं समझ रही थी। इसमें से जो मुझे बहुत अच्छी फिल्में व्यक्तिगत रूप से लगी हैं, मदर इंडिया नो डाउट वो तो है ही कालजयी फिल्म जो सभी की पहली पसंद हो सकती है। साहब बीबी गुलाम, साहब बीबी गुलाम में जो सुजाता की टिप्पणी है वो मुझे बहुत ही अपीलिंग लगी है। हाँ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो हमारे इतने अच्छे मनीषी कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने इतना समय दिया, उन्होंने अपनी व्यस्तताएं बताई कि ओरछा में कल सीएम आने वाले हैं और जहां की व्यवस्था देखना उनका दायित्व है। उसके बावजूद भी उन्होंने इतना समय निकाला और अपनी बात रखी, तो उनके लिए निश्चित रूप से हम सभी शुक्रगुजार हैं। मैं बात कर रही थी साहब बीबी गुलाम की। आपने से अधिकांश लोगों ने ये फिल्म देखी होगी और जो युवा पीढ़ी यहाँ बैठी है जिन्होंने नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि साहब बीबी गुलाम देखने से उस समय जो स्त्री की स्थिति थी, सामाजिक स्थिति, वो आपको स्पष्ट होगी, दिखाई देगी कि क्या स्थिति थी। एक विवाहिता औरत अपने पति को अपने पूर्णता के साथ पाने के लिए किस किस सीमाओं को तोड़ती है और क्या क्या सहन करती है, यहाँ तक कि वो शराब पीने लगती है, वो गाने भी गाती है, सब कुछ करती है, क्योंकि उसका पति तवाइफों के पास जाता था। तो वो हर चीज़ करना चाहती है कि जिससे उसका वहाँ जाना रुक जाए और एक पति के रूप में उसके साथ रहे। यहाँ बात उठती है कि एक विलासी पुरुष के लिए जो पति के रूप में उसका जीवन साथी बन गया है, क्या उसके लिए खुद को इस तरह मिटा देना उचित है? लेकिन उस समय जो सामाजिक स्थिति थी उसमें
यही कहा जाता था। आज भी कई परिवारों में ये बात होती है कि अगर पति बिगड़ा हुआ हो और उसको अनाप शनाप बांधते हों, और तो जो बहू आती है, जो पत्नी आती है, जिसको ब्याह के लाया जाता है, उसी पे ये दोष मढ़ा जाता है कि तुम में कमी है जो अपने पति को बांध के नहीं रख पाती हो। माने ये दोष भी उसी के सिर पे जाएगा कि अगर पति विलासी है, अगर पति जुआरी है, अगर पति वेश्यागामी है, तो भी उसका दोष उसकी पत्नी के सिर पे रहेगा कि तुम नहीं उसको बांध के रख पाती हो। मतलब कमाल है। और इस बात को बड़े ही अच्छे ढंग से सुजाता ने जो कहा है वो मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगी। ये छोटी बहू के किरदार को लिखते हुए, अच्छा इसमें एक बात और जो थी रेखांकित करने वाली बात, जो सुजाता ने अपने किताब में भी की है, कि जो छोटी बहू है मीना कुमारी ने जो जिसका रोल किया था, वो सिंदूर खरीदती है, मोहिनी सिंदूर। और उसमें मोहिनी सिंदूर के बारे में ये प्रचारित किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है कि ये पति को वश में कर सकता है। तारीफ ये कि इसको जो बनाने वाला है, जो कंपनी का मालिक है, वो आर्य समाजी है। मतलब कितना बड़ा कंट्रास्ट है। आर्य समाज में स्त्री की मुक्ति की बात की गई, समाज में उसके उच्चता की बात की गई, और वही आर्य समाजी व्यक्ति जब एक व्यवसायी के रूप में सामने आता है तो वो सिंदूर के साथ विज्ञापित करता है कि इसमें वशीकरण मंत्र है, सिंदूर वशीकृत कर सकता है पति को। तो ये विडंबना देखिए जो इसमें छोटी बहू की स्थिति पर लेखिका ने टिप्पणी की है। वैसे भी इस पुरुषवादी समाज में स्त्रियों की सुनने वाला है ही कौन। वो लाख सिर पटक ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी कोई सुनता नहीं है। और यही बात आगे जो फिल्म ली है इन्होंने बंदनी, उसमें भी यही दिखाई देता है। ये जो फिल्म है विमल मित्र की तमसी उपन्यास चारुचंद्र चक्रवर्ती की, उस पर आधारित है। एक नर्स एक जो वो है कैदी, महिला कैदी, वो टीबी पेशेंट की सेवा करती है। जो उस समय जब कोई भी टीबी पेशेंट को हाथ नहीं लगाना चाहता था और उसका टीबी का कोई इलाज नहीं होता था, उस दौरान वह सेवा करती है टीबी पेशेंट की। और उसी दौरान वो एक डॉक्टर के संपर्क में भी आती है जो उसका इलाज कर रहा था। और जैसा कि होता है कि अगर दो अच्छे भले व्यक्ति अच्छे भली मानसिकता से भी आपस में मिल रहे हों तो बाहर वाले को वो निश्चित उसमें कुछ न कुछ खोट नज़र आने लगती है। और यही इस फिल्म में होता है। उस बंदनी और डॉक्टर के बीच कुछ तो गलत है, ये चीज़, ये र्यूमर शुरू हो जाता है। ये जो कुछ तो गलत है कि जो मानसिकता है, यह और नारकीय स्थिति ला देती है सामान्य स्थितियों में भी। और यही इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य भी है कि जो मतलब देह को कैद में रखना, वो शायद उतना प्रताड़ित करने वाला, उतना घातक नहीं होता है जितना मन को कैद में रखना घातक होता है। और इसीलिए इसमें जो सुजाता है उसने आखिरी में, इस लेख के आखिरी में जो बात कही है वो मुझे बहुत अपीलिंग लगी कि छोड़ देना आसान होता है, मुश्किल होता है थामे रहना, मुश्किल होता है निभाना जिम्मेदारियां, और मुश्किल होता है इंतज़ार उसके लौट आने का जो बिना बताए ही कहीं चला गया हो। तो ये जो इस तरह की कठिनाइयां हैं, ये कोई आज या कल की बात नहीं है। और उसके लिए सुजाता ने यशोधरा का उदाहरण भी दिया है, जिसको सिद्धार्थ छोड़कर चले गए थे, उस परित्यक्ता यशोधरा का उदाहरण। यानी किस सदी से इस पीड़ा को स्त्री झेलती आ रही है, ये बात बड़े सुंदर ढंग से सुजाता ने रखी है। एक जो ये साहब बीबी गुलाम के ही तारतम्य में एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि चाहे बंदनी हो या साहब बीबी गुलाम हो या कि फिर निकाह हो, निकाह भी इस पुस्तक में आपको मिलेगा कि उस पर भी लेखिका ने बहुत ही अच्छी मीमांसा की है। और ये चूँकि मुस्लिम परिवार, मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ विषय है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय था यह। किसी स्त्री को, अपनी पत्नी को आप सिर्फ 3 बार तलाक बोल के और छोड़ छुट्टी कर दी, ये क्या तरीका है। गुस्से गुस्से में कही गई बात लेकिन हो गया।
और ये पक्ष उतना घातक नहीं जितना दुर्भाग्यपूर्ण ये कि अगर पति फिर से अपनी पत्नी को वापस चाहता है तो वह पत्नी किसी और से विवाह करे और उसके बाद फिर लौटकर उसके पास आ पाएगी। और उसको भी, हालांकि ये जो रखा गया होगा नियम इसीलिए ताकि व्यक्ति जब 3 तलाक बोलता है तो सोच समझ कर बोले, क्योंकि उसको वही पत्नी नहीं मिलेगी, उस रूप में नहीं मिलेगी जिस रूप में उसने छोड़ा है, वो किसी और की छोड़ी हुई पत्नी के रूप में मिलेगी। लेकिन इस सारे चक्रव्यूह में नुकसान किसका होता है? मानसिक संतरास किसको झेलना पड़ता है? स्त्री को। वो चाहे वो दूसरे से विवाह करना चाहे या ना करना चाहे, अपने पति के पास ही लौटना चाहे तो भी वो सीधे सीधे नहीं लौट सकती है। जबकि उसका दोष क्या है? उसने तो 3 तलाक नहीं बोला था। ये अचला नागर के जो उपन्यास था उस पर आधारित था। इसका जो मूल नाम ही था 3 तलाक था और यही पहले नाम रखा जाना था फिल्म का, लेकिन फिर वो उचित नहीं लगा और निकाह इसका नाम रखा गया। बहुत ही अच्छी दमदार फिल्म थी, बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाती थी। अब इस 3 तलाक को अवैध करार दिया गया है कानूनी रूप से, लेकिन ये बात कई वर्षों पहले इस फिल्म के माध्यम से उठाई गई थी। एक फिल्म इसमें और है, आखिर क्यों, और इसका उपशीर्षक, हाँ मैं ये बात तो आपको पहले बताना भूल ही गई, छूटता ही चला गया, कि हर लेख में सुजाता ने एक उपशीर्षक दिया है जो उस फिल्म को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है, उसके जो आत्मा है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आखिर क्यों में उपशीर्षक है, शक्ति का नाम ही नारी है। जिसने भी आखिर क्यों देखा है, इस एक वाक्य से पूरी फिल्म उसको रिकॉल हो जाएगी, याद आ जाएगी, पुनर्स्मृत हो जाएगी कि उस फिल्म में क्या था। पति कहीं भी कुछ भी विवाहेतर संबंध रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पत्नी सारे रिश्तों को निभाते हुए भी चुपचाप सहती हुए भी रहे तो भी उसको घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आखिर क्यों होता है ऐसा? यही बात इस फिल्म में उठाई गई थी। और एक बहुत ही प्यारी फिल्म है मिर्च मसाला। मिर्च मसाला ग्रामीण परिवेश की उन महिलाओं के बारे में है जिनके लिए एक थानेदार, एक चौकीदार, एक सरपंच तक भी बहुत बड़ा संकट होता है। कोई भी उनके शोषण के लिए खड़ा हो जाता है। ऐसी ही एक स्त्री की कथा है इसमें, और वो स्त्री विरोध करती है, उससे बचने का प्रयास करती है, और तब अन्य स्त्रियां भी धीरे धीरे उसके साथ जुड़ती जाती हैं। पहले तो वो उसको मनाने की कोशिश करती, विरोध मत करो, आज तक किसी ने नहीं किया है, लेकिन फिर धीरे से उनको रियलाइज़ होता है और वो उसके विरोध में शामिल हो जाती हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब सामने वो खलनायक होता है और वो जो स्त्रियां हैं वो सब मिर्च पाउडर उस पर डालकर और अपना प्रतिरोध व्यक्त करती हैं। ये मिर्च पाउडर एक प्रतिरोध का प्रतीक है। तो इस तरह से इस पे लेखिका ने टिप्पणी की है, कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ही हमें अपनी शक्तियों और क्षमताओं का वास्तविक बोध होता है। वो स्त्रियाँ नहीं जानती थी कि वो विरोध कर सकती हैं या विरोध की क्षमता उनके अंदर है, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति आई कि उन्हें अपनी क्षमताओं का पता चला। जो इसमें और फिल्में हैं उनके बारे में आप स्वयं पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सब कुछ बताना उचित नहीं समझती हूँ किसी भी किताब के बारे में, नहीं तो फिर पढ़ने को क्या रह जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूँगी कि इसमें जो बिंदुवार में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो सुजाता ने 18 फिल्में चुनी हैं, ये चुनना बहुत कठिन काम रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि जैसा मैंने कहा जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत सारी फिल्में याद आने लगी और ये लगा ये क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया। जैसे मुझे याद आया कि मुझे इंसाफ चाहिए, मी टू का सबसे पहले वो आवाज़ बुलंद की गई थी उसमें, तो ये जो है इस तरह की बहुत सारी फिल्में याद आने लग जाएंगी। तो ये जो चयन करना बहुत जोखिम का और बड़ा चुनौती भरा काम था जिसको सुजाता ने बहुत ही सहजता से किया है। सारी प्रतिनिधि फिल्में चुनी हैं जो अतीत से लेकर वर्तमान तक की बात करती हैं। दूसरी बात जो है कि इसमें लेखिका का प्रत्येक लेख में लेखिका का आक्रोश खुलकर सामने आया है।
वे विरोध करती हैं कि स्त्रियों को दलित बनाकर क्यों रखा जा रहा है, आज भी स्त्रियों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है, वे अपनी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं कर सकती। वे स्त्री विरोधी मानसिकता का खुलकर विरोध करती है अपने प्रत्येक लेख में। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इस किताब का कि फिल्म के बहाने उन्होंने स्त्रियों के पक्ष में आवाज़ बुलंद की है। जहाँ तक भाषाई मुद्दे की बात है तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों को समान रूप से इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के अनुरूप, कथानक के अनुरूप, उसके व्याख्या करने के अनुरूप भाषा का चयन किया गया है। और एक बात जो मुझे लगी अच्छी कि जब स्त्री विमर्श की या यौनिकता की बात करती हैं लेखिका तो बेझिझक होकर करती हैं, क्योंकि ऐसे विषयों को जब तक टैबू बना के रखा जाएगा, जब तक त्याज्य बना के रखा जाएगा, अस्पृश्य विषयों के अंतर्गत रखा जाएगा, तब तक उसका हल नहीं निकल सकता है। उस पर खुलकर चर्चा की जाना ज़रूरी है। तो लेखिका ने सेक्सुअल रिलेशन जैसे शब्दों का न केवल प्रयोग किया है बल्कि यौनिक संबंधों में स्त्री की इच्छा और अनिच्छा पर विस्तृत चर्चा भी की है। ये बहुत ही प्रखरता और धारदार प्रस्तुति का प्रतीक है। मैं प्रशंसा करती हूँ सुजाता की। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक पुस्तक मात्र नहीं है बल्कि विचारों के बंद दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक है। ऐसी दस्तक जो कुंद विचारों को झकझोर देगी, जो बंद विचारों को खोल देगी और आपको सोचने पर विवश कर देगी कि स्थितियां कहाँ से कहाँ तक आ गई हैं और अभी कितना बदलना शेष है, कि जिसमें स्त्री अपने अधिकारों के साथ खुली हवा में सांस ले सके। और हमसे ज़्यादा सोचते हैं इस विषय पर फिल्मकार, ये कहीं ना कहीं अनुभव होने लगता है। धन्यवाद।